स्टूडियो से, ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरंगजेब विवाद के बाद राजपूत राजा राणा सांगा देश की राजनीति के केंद्र में है। एसपी सांसद के बयान से राणा सांगा पर सियासी संग्राम की शुरुआत हुई है। इसके पीछे की राजनीति क्या है वो हम बताएंगे। कब तक देश में ऐतिहासिक किरदारों पर राजनीति होती रहेगी? जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों की बात कौन करेगा? भारत की बात में यह सवाल भी देश के नेताओं से होगा। देश में बुलडोजर एक्शन का ट्रेंड एक बार फिर से तेज है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर तंत्र के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। क्या बुलडोजर सियासी हथियार बन गया है? ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे नवरात्र के बहाने मीट पर महाभारत। तो भारत की बात की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजपूत राजा राणा सांगा पर शुरू हुए राजनीतिक रण की करेंगे। इसके केंद्र में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का एक बयान है। हालांकि ये बयान उन्होंने 21 मार्च को राज्यसभा में दिया था, लेकिन अब इस बयान पर विरोध की चिंगारियां तेज हो रही हैं। दिल्ली से यूपी और राजस्थान तक बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया। रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। महापुरुष के खिलाफ टिप्पणी से शुरू हुई ये लड़ाई अब राजपूत समाज के सम्मान से जुड़ गई है। बीजेपी ने तो इसे पूरे हिंदू समुदाय का अपमान बता दिया है। कुल मिलाकर देश के राजनेताओं को औरंगजेब के बाद अपनी राजनीति चमकाने के लिए राणा सांगा का किरदार मिल गया है। आपने आखिरी बार कब जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर नेताओं को विवाद खड़ा करते देखा है? शायद आपको याद भी नहीं होगा। इसीलिए सवाल यह है कि देश में असल मुद्दों को छोड़कर बार बार सियासी रोटियां सेकने के लिए इतिहास के पन्ने क्यों पलटे जाते हैं? क्या औरंगजेब काफी नहीं था जब राणा सांगा पर देश में सियासत शुरू हो गई? अगर राजनेता औरंगजेब, अकबर और राणा सांगा से जुड़े विवादों में उलझते रहेंगे तो आम जनता से जुड़े मुद्दों और उनके हितों की बात कौन करेगा, कब करेंगे? क्या इन ऐतिहासिक किरदारों के जरिए देश में धर्म और जाति की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इतिहास के किरदारों को अपनी राजनीति का मोहरा बनाने वाले नेताओं का सियासी बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? पहले आपको रामजी लाल सुमन का वो बयान सुनना चाहिए जो इस पूरे सियासी विमर्श के केंद्र में है। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। रामजी लाल सुमन के बयान में जिस तथ्य पर विवाद है उसमें उन्होंने कहा है कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। यानी इस लड़ाई की शुरुआत राणा सांगा जैसे ऐतिहासिक राजपूत राजा के किरदार से हुई, लेकिन बयान के बहाने अब इस पर धर्म और जाति की राजनीति हो रही है। इतिहास के सहारे सहूलियत की सियासत की जा रही है, जबकि असल में यह विवाद औरंगजेब और राणा सांगा जैसे किरदारों का नहीं है, बल्कि इतिहास का सहारा लेकर हमारे बीच डाली जा रही धर्म और जाति की दीवार का है। यहां आपके लिए रामजी लाल सुमन का बायोडेटा खोलना जरूरी है, क्योंकि यह पूरा विवाद उनके बयान से ही जुड़ा हुआ है। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मौजूदा समय में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव होने के साथ साथ राज्यसभा सांसद भी हैं। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी का प्रमुख दलित चेहरा है। रामजी लाल आपातकाल के दौरान जेल भी जा चुके हैं। 26 साल की उम्र में फिरोजाबाद से जनता पार्टी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। 1991 में चंद्रशेखर सरकार के दौरान श्रम कल्याण और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 1999 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं।
2024 से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। यानी रामजी लाल सुमन कोई नए नवेले नेता नहीं है जिन्होंने जाने अनजाने राणा सांगा जैसे महापुरुष के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की। यही वजह है कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे। कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी कहा है इतिहास के तथ्यों के हवाले से कहा है, लेकिन राजस्थान से यूपी तक राजपूत और हिंदूवादी संगठन उनके बयान से आग बबूला है। आगरा में रामजी लाल सुमन और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। करणी सेना तो यहां तक कह रही है कि ऐसे नेताओं की जीभ काट लेनी चाहिए। ऐतिहासिक तथ्य है, मैं अपनी बात पर अड़िग हूँ। मैंने सच्चाई की है, मैंने कोई कुछ बात नहीं। मैं हर जाति के धर्म का सम्मान करता हूँ और मेरा मकसद किसी वर्ग या धर्म को पीड़ा पहुँचाने का नहीं। सर कटाए हमारे बाप दादाओं ने, सब इतिहास सीखा गया है। राणा सांगा वो जो इब्राहिम लोधी को 2-2, 3-3 बार हराने वाले, और कोई बोलता है कि वो गद्दार थे, जीभ काट ली चाहिए, मुंह काला करके जूते की माला पहना के घुमाना चाहिए सर। उसने राणा सांगा से सहयोग मांगा था, लेकिन राणा सांगा ने सहयोग नहीं दिया था। इस इतिहास को पहले रामजी लाल सुमन पढ़ने के बाद वो अपना बयान वापस लें। ऐसे दो कौड़ी के नेताओं को संसद में तो जाना ही नहीं चाहिए जो जाति विशेष की बातें करता हो। यह एक झूठा फैक्ट जनता को बता रहे हैं और इसी के संबंध में हमने सही फैक्ट की घोषणा के लिए, डिक्लेरेशन के लिए आज एक सिविल सूट हमने फाइल किया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि राणा सांगा के खिलाफ टिप्पणी से राजपूत समाज इतना गुस्से में क्यों है, खासकर राजस्थान के राजपूत जहां इस समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। क्यों उन्होंने इसे अपनी जाति समुदाय के सम्मान की लड़ाई बना लिया है? इसके लिए राणा सांगा के इतिहास से पर्दा उठाना जरूरी है। इतिहास के वो पन्ने पलटना जरूरी है जो राणा सांगा की वीरता वाली कहानियों से भरे हुए हैं। युद्ध में 80 घाव वाली उनके शौर्य की गौरव गाथा आज भी पूरे सम्मान के साथ गाई सुनाई जाती है। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। राणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह। राणा सांगा मेवाड़ में सिसोदिया वंश के राजा थे। राजस्थान के इतिहास में राणा सांगा का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है। राणा सांगा शूरवीर महाराणा प्रताप के दादा थे। 1508 से लेकर 1528 तक मेवाड़ पर उनका शासन रहा। राणा ने विदेशी आक्रमण के खिलाफ राजपूतों को एकजुट करने का काम किया। 1527 में भरतपुर के रूपवास तहसील के खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच जोरदार युद्ध हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक इस युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव आए थे, लेकिन इसके बाद भी राणा सांगा ने युद्ध नहीं रोका। जब भी राणा सांगा की शौर्य गाथा सुनाई जाती है तो इस 80 घाव वाले किस्से का जिक्र जरूर आता है। राणा सांगा ने अपने शासन में बाबर के खिलाफ 2 युद्ध लड़े, जिसमें पहली लड़ाई में उन्हें जीत मिली, लेकिन बाबर के खिलाफ वो दूसरा युद्ध हार गए। हालांकि कहा यह भी जाता है कि राणा सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन सिर्फ एक में ही उन्हें हार मिली। कवि कुमार विश्वास ने भी अपनी कविता के जरिए राणा सांगा की वीरता का किस्सा सुनाया है और उन पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर हमला बोला है। उसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का गुणा भाग घर पर रखें, यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। अब इतिहासकारों से उस सवाल का जवाब जानते हैं जिसको लेकर विवाद है। क्या राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ बाबर की मदद ली थी? लोधी को डिफीट करने के बाद बाबर वापस चले जाएंगे तो ये जो सारी टेरिटरीज रह गई हैं ये मेरी हो जाएंगी, राणा सांगा की हो जाएंगी। ये राणा सांगा का इंटरेस्ट। तो कोएलिशन दोनों सोर्सेज में काफी क्लियर है कि था राणा सांगा ने मदद करने के लिए हाँ बोला था कि मैं मदद करूंगा आपकी, आप इब्राहिम लोधी को डिफीट कीजिए। इतिहास के अलग अलग दस्तावेजों में ऐतिहासिक किरदारों को लेकर अलग अलग तथ्य मौजूद हैं, लेकिन क्या मौजूदा समय में उन दस्तावेजों का हवाला देकर इस तरह के बयान देना सही है? इतिहासकार इसे कैसे देखते हैं ये भी सुनिए। दोनों अपने अपने मकसद के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो ये आइडिया कहना कि कोई देशभक्त है कोई देशद्रोही है वो आप आज के मापदंड से जज कर रहे हैं, आज को इतिहास पे थोप रहे हैं, वो मुझे लगता बिल्कुल
गलत है, वो नहीं होना चाहिए। साफ है इतिहास को लेकर झगड़ा तो जारी है, लेकिन इतिहास को किस समय काल परिस्थिति में लिखा गया इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बस अपनी सहूलियत देखकर किस्से या कहानियां चुनी जाती हैं और राजनीति चमकाने के लिए उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ट्रेंड देश की एकता अखंडता के लिए सही नहीं है। राणा सांगा विवाद के बीच हमने आपके लिए इतिहास के चरित्र का चार्ट तैयार किया। ये देखने के बाद आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि क्यों बार बार इतिहास के लेंस से वर्तमान को देखने की कोशिश की जाती है। इस चार्ट में इतिहास के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है। एक तरफ इतिहास की मदद से देश के वर्तमान को विस्तार मिलता है, तो दूसरी तरफ इसका नेगेटिव पहलू यह है कि इतिहास के तथ्य कई बार वर्तमान में विवाद की वजह बनते हैं। इतिहास उस समय के हालात और परंपराओं से वाकिफ कराता है, वहीं इतिहास की घटनाओं को सहूलियत के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जाता है। एक समृद्धशाली इतिहास से किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव मजबूत होती है, तो वहीं इतिहास के कुछ फैसलों से धर्म जातियों वाली दरार पैदा करने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि राणा सांगा पर सांसद की टिप्पणी को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। अखिलेश यादव अपने सांसद का बचाव कर रहे हैं, तो विरोधी बयान के बहाने समाजवादी पार्टी की सोच पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इनके आइडियल तो राणा सांगा, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप होने चाहिए थे, लेकिन बाबा और औरंगजेब को याद करने में ये लोग लगे हैं। उन्होंने जो कहा है वो इतिहास पर आधारित अपनी बात कही। चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत। मानता हूँ कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना समाज निश्चित रूप से ऐसे विषयों को न तो बर्दाश्त करेगा और न ही ऐसे जो है टिप्पणी करने वालों को कभी स्पेयर करेगा। बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए केवल इतिहास के पन्ने को दोबारा खोल करके उन आक्रांताओं की तरफ लोगों का ध्यान ले जाना चाहते हैं, ताकि लोग उनसे सवाल न कर सकें। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ये तब भी थे ऐसे नपुंसक, और आज भी हैं। इसी कारण ये देशद्रोही हैं, इन पे देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। कभी औरंगजेब, कभी अकबर, कभी राणा सांगा, इतिहास को लेकर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई आखिर कहां जाकर रुकेगी? बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इस राजनीति से भला किसका होगा? क्या ऐतिहासिक किरदारों के बहाने हो रही ये पॉलिटिक्स देश को बांटने का काम नहीं कर रही है? क्योंकि किरदार तो अलग अलग होते हैं, लेकिन मुद्दा एक ही होता है, देश को हिंदू मुसलमान में बांटना। अब सबको मिलकर एक लक्ष्मण रेखा तो खींचनी ही होगी, ताकि इतिहास के चक्कर में देश का वर्तमान खराब होने से बचाया जा सके। अब हम अपनी दूसरी खबर का रुख कर रहे हैं। आपने जस्टिस यानी न्याय के बारे में सुना होगा। अदालतों में केस चलते हैं, जिरह होती है, दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं और उसके बाद अदालत फैसला सुनाती है। लेकिन आजकल हमारे देश में अदालत से मिलने वाले न्याय के साथ साथ बुलडोजर जस्टिस भी दिया जा रहा है, जिसमें अलग अलग राज्य सरकारें ऑन द स्पॉट फैसला सुना रही हैं। बुलडोजर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात आज हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा है, पहले आपको वही बताते हैं। साल 2021 के एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले पीड़ितों को पर्याप्त समय देना चाहिए था। नोटिस के 24 घंटे के अंदर जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई, उसने अदालत की अंतर आत्मा को झकझोर दिया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने पीड़ितों को राहत देते हुए घरों को फिर से बनाने की सशर्त अनुमति भी दी है। मामला प्रयागराज का है, जहां साल 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर और कुछ और लोगों के घरों को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है कि बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले मकान मालिक को नोटिस भेजना, जवाब और अपील का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन इस केस में 24 घंटे पहले नोटिस दिया गया था और अगले ही दिन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उस बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा रही है जो अब ट्रेंड सा बन गया है। अपराधी पकड़ा जाए तो उसके घर को बुलडोजर से ढा दिया जाता है।
दंगे हो जाएं तो आरोपियों के घरों को मटिया मेट कर दिया जाता है। बड़े बड़े माफियाओं के घर और ठिकानों पर भी बुलडोजर चले हैं। यानी कुछ भी हो जाए, सरकारें कुछ ही घंटे में ऑन द स्पॉट फैसला सुनाने निकल पड़ती हैं, जिसपे बुलडोजर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सवाल यह है कि हिंसा या अपराध के बाद ही सरकार को आरोपियों का अवैध निर्माण क्यों दिखता है? लोगों को जवाब देने या अपील करने के लिए पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया जाता है? क्या बुलडोजर कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है? सरकारें बुलडोजर कार्रवाई पर इतना भरोसा जताएंगी तो देश की अदालतों का क्या होगा? आपको याद होगा कि इसी महीने की 19 तारीख को आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह ने कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करके किसी के सर से छत नहीं छीनी जानी चाहिए और वो इसके फेवर में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। देश में लगता है बुलडोजर कार्रवाई का ट्रेंड चल पड़ा है। राज्यों के नाम बदलेंगे लेकिन तस्वीरें एक जैसी ही होंगी। जहां बुलडोजर बिल्डिंगों को तोड़ता दिखेगा, घरों को तबाह करता दिखेगा, सब कुछ मटिया मेट करता दिखेगा। अब तो ऐसा लगता है जैसे देश के कई राज्य सरकारों को अदालतों से ज्यादा बुलडोजर पर भरोसा है। महाराष्ट्र में कुणाल कामरा विवाद के बाद द हैबिटेट स्टूडियो को बीएमसी ने चट्ट नोटिस थमाया और पट्ट तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। सवाल है कि कामरा विवाद के बाद ही फडणवीस सरकार की एजेंसियों को अवैध निर्माण का सपना क्यों आया? ये सुप्रीम कोर्ट का एक सीधा प्रकार से उल्लंघन है। और आप देखिए ना, नागपुर वाली घटना में उन्होंने बुलडोजर चलाया तो कुछ ही घंटों के बाद रोकना पड़ा ना सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का। तो ये एक प्रकार से सरकार बैकफुट पे आती है, सरकार को फटकार लगती है। हम समझते हैं देवेंद्र जी एक बहुत बड़े नेता हैं, तो उनको तो कम से कम ऐसी चीज़ों में गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम के घर पर भी नागपुर नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की थी। फहीम के मकान का अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। 24 घंटे पूरा होते ही बुलडोजर अवैध निर्माण पर टूट पड़ा था। हालांकि बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने इस पर रोक लगा दी थी। सवाल कार्रवाई को लेकर नहीं है, सवाल तो उस समय को लेकर है जो बिल्डिंग के मालिक पर होने वाली कार्रवाई से पहले दिया जाना चाहिए। आज अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर सरकार को आईना दिखाया। ये जनता ही इनका बुलडोजर हटाएगी। अब जो लोग कोर्ट का नहीं मान रहे, संविधान का नहीं मान रहे, उनका जनता ही एक दिन बुलडोजर छीन लेगी। बुलडोजर कार्रवाई का ट्रेंड यूपी से ही शुरू हुआ था। वक्त वक्त पर आज भी यूपी में बुलडोजर गरजता रहता है, जिस पर सियासत हमेशा से हाई रही है। जो कार्रवाई की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट के कहने के भी बावजूद भी जो सरकारें भाजपा की हैं वो एकदम बेलगाम अपने तरीके से काम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानते हुए लगातार धड़ल्ले से अपनी तरह से काम कर रही है। उत्तम प्रदेश है, कोई उपद्रव करने की कोशिश करेगा, वहाँ बुलडोजर बाबा का बुलडोजर पहुँच जाएगा। महाराष्ट्र ही नहीं, पंजाब में भी बुलडोजर ड्रग माफिया का काल बना हुआ है। ड्रग माफिया पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ भी वही सवाल है कि कार्रवाई से पहले किसी को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया जा रहा। अब आपने नक्शा नहीं पारित किया है तो बहुत से बहुत कंपाउंडिंग होके आपको लीगलाइज किया जाएगा। जब आप सरकारी जमीन पर मकान बनाते हैं, सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं, तब उतना हिस्सा तोड़ने की बात आई। ये पूरी तरह से सांप्रदायिक सोच के साथ ये काम कर रहे हैं। ये कोई पहला किस्सा नहीं है जब बुलडोजर को लेकर सवाल उठे हैं। इसी साल की बात करें तो अब तक कई जगह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। 24 फरवरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में एक स्क्रैप दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। 19 मार्च शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों के टेंट को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया गया। 24 मार्च राजस्थान के करौली में कई दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। ताज्जुब की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रवैया नहीं बदलती। पीले रंग की साफत ने आम लोगों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को टेंशन दी हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, असम, गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान, इन राज्यों में सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुआ है और इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बुलडोजर अब सियासी हथियार है।
लोकतंत्र में राज्य सरकारें बुलडोजर तंत्र का अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है, जिस पे बीजेपी सरकारें सबसे आगे हैं। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर को लेकर पहले भी चिंता जता चुका है। सर्वोच्च अदालत ने इसको लेकर गाइडलाइंस भी बना रखी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिस बिल्डिंग पर कार्रवाई होनी है उसके मालिक को 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। नोटिस दिए बिना कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई से पहले नगर निगम बिल्डिंग के मालिक को सुनवाई का मौका देगा। बिल्डिंग के मालिक को 15 दिन के अंदर खुद अवैध निर्माण हटाने को कहा जाएगा। अगर मालिक 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण को खुद नहीं गिराता है तो फिर उसे गिराने की कार्रवाई नगर निगम करेगा। बिल्डिंग पर हो रही कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी होगी। अगर अवैध निर्माण के अलावा घर का कोई और हिस्सा ढाया जाता है तो अधिकारियों को अपनी जेब से उसका सारा खर्च मकान मालिक को देना होगा। पहले तो आप नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद उनको सुनवाई का मौका देंगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके बाद आप गिराने का जो निर्णय लेंगे। और पहले तो आप कहेंगे कि आप स्वयं गिरा दीजिए और स्वयं मलबा हटा दीजिए, और गिराने के निर्णय के बाद भी अपील करने का जो अधिकार होता है 40 दिन तक, अगले 40 दिन तक या 60 दिन तक फिर भी आप नहीं गिराएंगे, ताकि वो इस गिराने के निर्णय के खिलाफ कमिश्नर के यहाँ अपील जाए। भारत की बात के फोकस से देखें तो राज्य सरकारें बुलडोजर एक्शन के जरिए अपराध के खिलाफ अपनी सख्त छवि चमकाने की कोशिश करती हैं। उनकी मंशा अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाने की होती है, चुनावी लाभ पाने की भी होती है। लेकिन देश संवैधानिक तंत्र से चलेगा, न कि बुलडोजर तंत्र से। अपराध और अपराधियों का अंजाम अदालतें तय करेंगी, न कि सरकारों की मनमानी। ऐसे में जरूरी है कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रही। नवरात्रों के अंदर मंडी बंद हो जाती है, मंडी में बिकता ही नहीं सामान, तो खुद ही बंद हो जाएंगी। उसमें इन्हें बंद करने की क्या जरूरत आ रही है? तो ऐसा क्यों कि नवरात्रों में नहीं खाएंगे आप, या मंगल को ही नहीं खाएंगे? आपको खाना ही नहीं चाहिए, आप क्यों खाना चाहते हैं? रवि नेगी जी से स्पेशली मेरी उनसे वो रहेगी कि उनको जो है खुद ही नहीं खाना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए, किसी भी दिन ना खाए। सिर्फ 5 दिन बाद यानी 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, और नवरात्र के दूसरे ही दिन 31 मार्च को ईद है। आप कहेंगे परेशानी क्या है? दोनों समुदाय अपना अपना त्योहार अपने अपने तरीके से मनाएंगे। दरअसल दिल्ली के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने नवरात्र के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानें बंद करने की मांग उठाई है। उनकी दलील है कि इस बार मीठी ईद है तो सेवैयां खा के मनाइए, मटन खाने की क्या जरूरत है? सवाल यह है कि कौन क्या खाएगा, ये कोई दूसरा कैसे तय कर सकता है? देश में अब क्या खाएं, कब खाएं, इसको लेकर किसी तरह का कोई कानून नहीं है। और भारत तो वैसे भी विविधता वाला देश है, जहां हिंदू धर्म में भी नवरात्र को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तय है कि आने वाले दिनों में रविंद्र नेगी का छोड़ा गया ये शिगुफा जोर पकड़ेगा। और आज भारत की बात में हम आपको सिर्फ मीट पर बची महाभारत नहीं दिखाएंगे, बल्कि इस मांग के असर और ग्राउंड जीरो पर लोग क्या कह रहे हैं इसकी पूरी तस्वीर भी समझाएंगे। उसको क्या है? निजाकत अली क्यों आ रहा है? सुन ले मेरी बात, इतना ज्ञान मत दे हमें। निजाकत अली आ रहा लिखा हुआ, इस पर लिखने निजाकत अली, इसको बंद करो, आप लोग को करवाओ जी, इसको पेपर लगवाओ, पेपर लगा के इस पर निजाकत अली लिखो। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये दिल्ली के पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी हैं, जो अक्सर बाजारों में दुकानों का औचक निरीक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। वही तो आपका नाम फैज है तो फैज लिखो ना, इसमें न्यू गढ़वाल क्यों लिखा हुआ आपने? ये फैज नाम है, न्यू गढ़वाल लिख के बेच रहा है यार, इसमें फैज लिखो फटाफट। वही रविंद्र नेगी जिन्होंने पटपड़गंज सीट पर आम आदमी पार्टी के अवध ओझा को हरा दिया था। अबे ओए लड़के, तेरा क्या नाम है? सर मेरा गुड्डू है। गुड्डू सर। वैसा नाम बता, दूसरा गुड्डू नहीं, कुछ और नाम बता। सर आधार कार्ड देख लीजिए। क्या मुस्लिम है? जी सर। तो यहाँ पे यार अपने नाम लिखो पहले। सर ये लग रहा था, मैं क्या लगा? यहाँ लगाओ बढ़िया सा, यहाँ लगाओ गुड्डू भाई लिखो पर, यहाँ पे बिल्कुल भाई, बिल्कुल साफ नाम लिखो। नाम नहीं लिखोगे तो जमा हो जाएगी जल्दी। सोशल मीडिया पर रविंद्र नेगी के ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जिसमें वो दुकानदार से उनका नाम पूछते हैं।
नाम इसलिए पूछते हैं ताकि उनका धर्म जान सके। अगर वो मुसलमान है तो उसे दुकान पर बड़े बड़े अक्षरों में नाम लगाने की हिदायत दी जाती है, और अगर वो हिंदू है तो विधायक जी खुद सनातनी झंडा भेंट देते हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, यार हिंदू हो ना? कट्टर हिंदू हो ना? तो आइए लगाया करो यार, कम से कम लोगों को पता तो चले। क्या नाम काफी नहीं है? सबको ढिंडोरा पीटकर धर्म बताना जरूरी क्यों है? धर्म और आस्था तो निजी विषय है। खैर, रविंद्र नेगी जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और आज उनकी चर्चा करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो नवरात्र में मटन की दुकानों को बंद रखने की अपील कर रहे हैं। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास की बंद रहे। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा, और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मास की दुकान बंद रहे। ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। रविंद्र नेगी ने नवरात्र में दुकान बंद रखने की अपील के साथ ही ये भी बताया है कि ईद पर सेवई खाकर त्योहार मनाएं। मेरे ख्याल से 30 नवरात्रे, 31 से 1 को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी 2 ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयाँ खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। दुकानें बंद करने के पीछे रविंद्र नेगी 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने का तर्क पेश कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी नेगी से पूछ रही है कि वो नॉनवेज खाते ही क्यों हैं। मैं रवि नेगी जी को ये सलाह दूंगा कि आप नॉनवेज छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों कि नवरात्रों में नहीं खाएंगे आप, या मंगल को ही नहीं खाएंगे? आपको खाना ही नहीं चाहिए, किसी भी दिन ना खाएं। क्यों खाना चाहते हैं वो? भाई भगवान तो हर रोज है। बुध को क्यों खाना चाहते हैं? बृहस्पति को क्यों खाना चाहते हैं? ना ही खाएं। अब कैलेंडर पर तारीख भी देख लीजिए। रविंद्र नेगी की मांग पर विवाद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जबकि 31 मार्च को देश भर में ईद मनाई जाएगी। जब हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, जब हम भाईचारे की बात करते हैं, जब हम हर धर्म की तहजीब और ढंग से उसका सम्मान करेंगे तो देश मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि सभी को मिलकर जब नवरात्रे आ रहे हैं तो उनकी इस इच्छा जो है हिंदुओं की के भी धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए। ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से आस्था का विषय होता है। अगर किसी दुकानदार को लगता है उसे बंद रखना चाहिए, वो बंद कर ले, लेकिन इसका निर्णय रवि नेगी नहीं करेंगे या भाजपा के विधायक जो हैं वो नहीं करेंगे। दुकान बंद होने के बजाय उनकी जुबान बंद होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कानून के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिसने बंद रखना होगा वो स्वयं रखेगा। बात तो ठीक है कि नवरात्र में कोई मटन की दुकान बंद रखनी है या नहीं, इसका फैसला तो दुकानदार करेगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब रविंद्र नेगी इस तरह से नवरात्र में दुकानें बंद करवा रहे हो। कल से नवरात्रे हैं, बढ़ा के रखनी है, ठीक है बेटा, निवेदन है। कल से नवरात्रे है भाई, कल से आपने पैक रखनी है, निवेदन है मेरा तुमसे, ठीक है। एक चुल में क्या मंदिर है ना पीछे, इस मंदिर की वजह से हम लोग ज्यादा वो करते हैं क्योंकि पूजा पाठ होता है यहाँ पे। पिछले साल की तस्वीरें देखिए जब नवरात्र में रविंद्र नेगी मटन दुकानदारों का दरवाजा खटखटाकर उन्हें याद दिला रहे थे कि 10 दिन के लिए दुकान बंद रखनी है। नमस्कार, क्या हाल है भाई? कल से नवरात्रे हैं, ठीक है ना। कल से दुकान पैक कर देना, आराम से साफ सफाई करके दशहरे में खोलना, दशहरे के बाद, ठीक है। दशहरे के बाद खोलना, हर बार बंद कर देते हो ना आप लोग, कोई परेशानी तो नहीं है किसी प्रकार की? एबीपी न्यूज ने जब रविंद्र नेगी से उनकी इस मांग पर सवाल पूछने की कोशिश की तो बजट का हवाला देकर वो जवाब देने से कन्नी काट गए। एक आपने बयान दिया था कि मीट की जो दुकानें हैं आज हम मेरे को लगता है बजट की बात करें, लेकिन जो आपने बयान दिया उसको लेकर के क्या मैंने फिर कहा आपको, आज बजट के बारे में चर्चा करें। मीट शॉप को लेकर क्या कहेंगे? बजट के बारे में चर्चा करनी चाहिए आज। मुझे लग रहा है ये चीजें सेकेंडरी, आज हमारा मेन मकसद है बजट का। आज आम आदमी पार्टी ने हमला करते हुए कहा है
कि नवरात्र में सिर्फ मटन की दुकान ही क्यों, शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि नवरात्रों में बिल्कुल बंद होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। उससे भी लोग बहुत पीड़ित हैं और आपकी सरकार है, आपके हाथ में है। आप शराब की दुकानों का प्रस्ताव भी तुरंत पास करो। नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, दोनों चीज बंद कर दो। किसने आपको रोका है? कौन मना कर रहा है? मैं पूछता हूँ कि वैसे तो ये मीठी ईद है, पर एक धर्म विशेष इसको अपनी ओर क्यों ले रहा है? क्या दूसरे धर्म के लोग नहीं बेचते? क्या दूसरे के धर्म के लोग नहीं खाते? हमने तो सबके लिए कहा है। तो एक विशेष धर्म अपने ऊपर लेकर के इसको विवादित मुद्दा बनाना चाहता है, गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। तो ये तो था राजनीतिक वार पलटवार, लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस बात की पड़ताल करेंगे कि मीट के दुकानदार इस पर क्या सोचते हैं। हम सबसे पहले दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में पहुंचे। दिन मंगलवार का था और मीट की तमाम दुकानें बंद थी। जानकारी जुटाई तो पता चला कि इलाके में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद ही रहती हैं। ऐसा क्यों है, उसकी वजह भी देखिए। पटपड़गंज इलाके में मंगलवार को मीट की दुकानों पर ताला रहता है, क्योंकि विधायक रविंद्र नेगी ने इलाके के व्यापारियों से ऐसा करने का निवेदन किया था। अभी कुछ दिनों पहले मंगलवार को मैं कुछ मंदिरों में गया, तो मंदिरों के ठीक सामने मांस की दुकान खुली थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे दुकान आप मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार करा और पूरी पटपड़गंज में मंगलवार को दुकान बंद होने लग गई है। बड़ी बात यह है कि इलाके के व्यापारियों ने विधायक जी के निवेदन को स्वीकार करके मंगलवार को दुकानें बंद भी कर दी और इस बार नवरात्र में दुकान बंद करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दुकानदारों का एक सवाल है कि अगर वो 9 दिन दुकान बंद रखेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। इनकी सरकार हमको गारंटी दे दे कि हम 1000 रुपए रोज देंगे उसको, जितनी उसकी झाड़ी है हम बंद कर देंगे, जो भी बेच रहा हो। व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए ना। अगर तुम 9 दिन बंद करवा रहे हो तो उसको कुछ दो, तो जिससे कि वो बंद करके घर बैठे खाएगा। उसको क्या जरूरत है दुकान खोलने की? 9 दिन के पैसे दे दो उसको। भाई साहब, ये गलत फैसला है, ये गलत फैसला है। ये फैसला अभी क्यों हुआ? पहले भी होना चाहिए था। पहले भी हम ही लोग थे, कोई बाहर से आए नहीं, हम ही लोग थे। आपकी भी दुकानें हैं? हाँ, हमारी खुद मीट की दुकान है। अब हम खुद जा रहे 10 दिन बाद गाँव। अब त्यौहार मना के गाँव जाएंगे, फिर आके वहाँ से बेचेंगे। क्या करें, हमारा तो नुकसान हो गया। ये अब 9 दिन बताओ दुकान बंद करा दोगे? किसी के बच्चे हैं, बीबीए स्कूल की फीस भरनी है, इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ से भरेगा वो? 9 दिन घर पे बैठेगा, क्या करेगा? जिसका काम ही वो है नॉन वेज का, वो क्या करेगा? अब क्या काम करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। बैटरी रिक्शा भी हमारा बंद कर दिया, क्या करें बताओ। जो दुकानें हैं वो आप लोग नवरात्र में बंद कर देते हैं अमूमन? कर दिया भाई साहब, अब तो डर से कर दिया बंद। हाँ, हमें तो डर लग गया भैया कहीं हमें बंद ना कर दे, जो हमारे बच्चे घर में वो रोड पे आ जाएंगे। अब तो कर दिया हमने डर से बंद। जिनकी रोज की दिहाड़ी है, जो रोज दुकान पर मीट बेचकर अपना गुजारा करते हैं, अगर वो दुकान 9 दिन के लिए अचानक बंद कर देंगे तो सवाल तो वाजिब है कि घर कैसे चलेगा। जो हिंदू पूजा पाठ करते हैं वो नहीं खाते हैं, जो खाते हैं उनके लिए इतना ऑब्जेक्शन हम जरूर कहेंगे कि भाई दुकानों को थोड़ा सा आप ढक करके रखिए, जिसको लेना हुआ लेगा। दूसरी रह गई, नवरात्र के अंदर 100% की जगह 25% बिक्री मीट की रह जाती है, नॉन वेज की अपने आप, क्योंकि खाने वाले तो हिंदू ही हैं भाई। तो 25% बिक्री रह गई है, वो अपना ढक के कर लेगा, उसका कम से कम किराया तो निकलेगा। सिर पे तो किराया नहीं चढ़ेगा भाई, इतनी मांग है और क्या मांग है। उनका घर कैसे चलेगा? अगर दुकानें बंद होती हैं, किराया चढ़ जाता है, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। 10 दिन दुकान बंद रखना कोई मजाक नहीं होता है। जिन्होंने ये 9 दिन के लिए बंद रखा है, उसको तो पहले सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि इनका घर का खर्चा 9 दिन का चलेगा कैसे। पहले उसके बारे में सोचना चाहिए ना, 9 दिन का बाद में सोचना चाहिए कि बंद कैसे करेगा वो। भाई उसके भी बच्चे हैं, वो भी कहाँ जाएगा। ये सच है कि नवरात्र में वैसे भी मीट की बिक्री 75% तक गिर जाती है, क्योंकि ज्यादातर हिंदू मांस नहीं खरीदते। लेकिन 25% बिक्री होती है तो कम से कम मटन की दुकानों का किराया निकल आता है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, जब मुसलमान रोजे पर हैं और पानी तक नहीं पीते। नवरात्र पर मीट की दुकानों को बंद रखने की बात पर वो सवाल पूछ रहे हैं कि रमजान के महीने में शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं होती।
जब बंद करना तो ठेकों को बंद करो। जैसे नवरात्रि में 7 दिन के पवित्र माना जाता है, उसमें फास्ट रखते हैं सब, है ना। हमारा तो 1 महीने का होता है। जब भी दारू तो रोज बिकती है ना, करना है तो दोनों पक्ष में करो ना, मुसलमान को क्यों टारगेट कर रहे हो। अगर तुम ऐसी बात है, 1 महीने के रमजान है हमारे, अभी रमजान चल रहे हैं, ठेके बंद कराओ। दारू के शराब बिक्री है खुला, हमारी आस्था है। नवरात्र में मीट की दुकानें बंद करने का मुद्दा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, वाराणसी में भी बिल्कुल ऐसी ही मांग की गई है। काशी में नवरात्र में जो है मांसाहार का निषेध होना चाहिए। अगर हम जाएंगे और रास्ते में मीट मांस है फेंका हुआ है, गिरा हुआ, या फिर दुकानें हैं, तो बड़ा ही मन द्रवित हो जाता है। तो ये 9 दिन तो बंद होना ही होना चाहिए ना। 9 दिन जो है हम सनातनियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए जो है मांस और मछली पर जो है पूरे शहर में प्रतिबंधित किया जाए। दिल्ली के पटपड़गंज से शुरू हुई मीट पर महाभारत का शोर झारखंड की राजधानी रांची तक सुनाई देने लगा है। इंटरनेशनल के पटल पर हम लोग हास्पद हम लोग को बना दिया हिंदुस्तान को भाजपाइयों ने। खाना क्या है भाई, जिसको खाना खाए, नहीं खाना मत खाए। अब इसकी मांग कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। वेजिटेरियन है ठीक है, नॉन वेजिटेरियन है ठीक है, कहीं भी चले जाइए, ये तो मुद्दा नहीं होना चाहिए। इरफान जी का मैं क्या कहूँ, इरफान जी ही हैं। और इरफान जी को मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाजपा जो कह रही है वो करती है। तो इरफान जी रोड़ा नहीं अटका, रोड़ा नहीं बने। कुल मिलाकर इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं कि देश के अलग अलग कोनों में नवरात्र तक महाभारत शुरू हो जाएगी और हिंदू ब्रिगेड के बीच मीट की दुकानों पर बैन लगवाने की होड़ मच जाएगी। लेकिन एक सच ये भी है कि इसी देश में नवरात्र के मौके पर कई मंदिरों में पशुओं की बलि दी जाती है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक कई राज्यों में बलि की प्रथा है। पश्चिम बंगाल में तो काली पूजा पर बकरे की बलि दी जाती है। पश्चिम बंगाल, जहां दुर्गा पूजा साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है, जब पूरा पश्चिम बंगाल मां दुर्गा की आराधना में लीन होता है। पंडालों में भीड़ होती है और इन पंडालों में मांस मछली किसी चीज से परहेज नहीं होता। आराम से इसकी बिक्री हो रही होती है। हालांकि ये तस्वीर उत्तर भारतीयों के गले नहीं उतरती। इसकी वजह है दोनों राज्यों में दुर्गा पूजा के वक्त अलग अलग नियम। पश्चिम बंगाल में मांस मछली पूरे साल मुख्य आहार होता है, जबकि उत्तर भारत में नवरात्र में मांस मछली यहाँ तक कि अंडा भी नहीं खाया जाता। पश्चिम बंगाल में मांस देवताओं को चढ़ाया भी जाता है, जबकि उत्तर भारत में कई जगहों पर 9 दिन तक लहसुन प्याज से भी परहेज किया जाता है। अब बंगाल में अगर हम चलते हैं तो बंगाल में दुर्गा यही है, नवदुर्गा यही है, लेकिन पूजन पद्धति में अंतर है। पूजन पद्धति उनका तांत्रिक विधान द्वारा, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा षोडशोपचार पूजन का विधान है। बंगाल से हम बिहार की तरफ आते हैं तो बिहार में जो बोधन होता है वहाँ पर नरसिंह काली है, तो नरसिंह काली होने से वहाँ पर उनके बोधन की पद्धति अलग हो जाती है, वहाँ बिना मांस के भोग नहीं लगता उनके यहाँ। हमारे यहाँ काशी में वैदिक परंपरा के द्वारा जो है यह जो है पूजन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस देश में माता रानी के प्रति आस्था से लेकर उनको पूजने तक की परंपराएं अलग हैं, वहाँ किसी की रोजी रोटी पर बैन लगाने की अपील क्यों की जा रही है? किसी की दुकान बंद करने का फैसला अपनी इच्छा से होना चाहिए। मुसलमानों को इस बात का ख्याल रखना है कि हिंदुओं की आस्था को ठेस न पहुँचे, और हिंदुओं को इस बात का ख्याल रखना है कि आस्था के लिए किसी के पेट तक बात न पहुंचे। बस इतना सा ख्याल रखकर हम भाईचारे की मिसाल पेश कर पाएंगे और इस पर कोई राजनीति भी नहीं कर पाएगा। नवरात्र में 5 दिन बाकी हैं और ईद में सिर्फ 6 दिन। उम्मीद है कि देश इस बार भी भाईचारे की मिसाल पेश करेगा। मुझे भारत की बात पे फिलहाल दीजिए इजाजत।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।